Namaskar and I welcome you to Chemistry by Vipul and I am Vipul Sharma. Today's topic is Principle of Atom Conservation. तो रात के बज चुके हैं 9 और क्लास करते हैं स्टार्ट। पहला टॉपिक आज का प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। बट सबसे पहले हमारा मोटिवेशनल कोट। मोटिवेशनल कोट कहता है कि नोबडी कैन गो बैक एंड स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग बट एनीवन कैन स्टार्ट टुडे एंड मेक अ न्यू एंडिंग। इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी आदमी समय में पहले जाकर के दोबारा से शुरू नहीं कर सकता किसी भी काम को, लेकिन दुनिया का कोई भी आदमी आज से शुरू करके अपनी एंडिंग को एक नई डायरेक्शन दे सकता है, अपनी एंडिंग को खूबसूरत बना सकता है, एंडिंग में सक्सेसफुल हो सकता है। कोई भी अगर ये चाहे कि मैं पहले चले जाऊं सुबह में, जैसे अगर आप 11th क्लास में हो तो आपके 5-6 महीने 7 महीने बीत चुके हैं, तो आप ये सोचो कि 11th ईयर में स्टार्टिंग से अगर मेरे को अप्रैल से दोबारा से टाइम मिल जाए, मैं दोबारा से पढ़ लूँ। 12th में हो तो आप ये सोच रहे हो मेरे को दोबारा से टाइम मिल जाए। ड्रॉपर हो तो आप ये सोच रहे हो कि 11th 12th में काश में पढ़ लिया होता। आप समय में पहले नहीं जा सकते, आपको आज शुरू करना पड़ेगा और जो आपकी एंडिंग है वो आपकी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इसी एक छोटे से कोट के साथ करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। और आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। भाई ये कहता है किसी भी रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं वो कंजर्व होते हैं। अगर नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व है इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी कंजर्व रहेंगे। मतलब रिएक्टेंट की साइड पे जितने मोल्स होंगे, जितने मोल्स ऑफ एटम होंगे उतने ही मोल्स ऑफ एटम कहाँ होंगे, आपके प्रोडक्ट की साइड पर भी होंगे। जैसे यहाँ पर एक अनबैलेंस इक्वेशन दे रखी है और ये कहाँ लगता है, तो बेटा आपको अनबैलेंस इक्वेशन में ही इस चीज को आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे। स्टोइचियोमेट्री जो आप यूज करते थे वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस इक्वेशन में लगती थी। POAC कहाँ लगेगा, अनबैलेंस इक्वेशन में लगेगा। डायरेक्टली इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट इसका यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को एक अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक नए डायरेक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या कह रहा है कि अगर एटम्स कंजर्व हैं तो मोल्स ऑफ एटम भी क्या होंगे, कंजर्व होंगे। मोल्स ऑफ एटम है ना। तो अगर यहाँ पर बेटा पोटेशियम की बात करें, इधर 1 मोल एटम है पोटेशियम के। अगर आप 1 मोल KClO3 लोगे तो उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम होंगे उतने ही मोल्स आपके 1 मोल, अगर आप KCl प्रोडक्ट की साइड लेते हो उतने ही मोल्स ऑफ एटम पोटेशियम के प्रोडक्ट की साइड पर भी होंगे। तो आपको क्या करना है, मोल्स ऑफ एटम निकालने, मोल्स ऑफ एटम निकालने और दोनों तरफ के मोल्स ऑफ एटम को इक्वल कर देना। जैसे भाई देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अंदर पोटेशियम के कितने एटम्स होंगे, एक मॉलिक्यूल में एक एटम होगा। एक मॉलिक्यूल ऑफ KClO3 के अंदर एक एटम होगा। इसका मतलब है अगर मैं 1 मोल KClO3 लूंगा तो 1 मोल एटम होंगे किसके बेटा, पोटेशियम के। समझ गए ना, एक एटम पोटेशियम का होगा एक मॉलिक्यूल में, तो 1 मोल KClO3 में 1 मोल एटम होंगे पोटेशियम के। इतने ही मोल ऑफ एटम किसके पास होंगे बेटा, प्रोडक्ट की साइड पर भी होंगे। ये अगेन अनबैलेंस इक्वेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखो क्या करा, वेट ऑफ KClO3, इस रिएक्शन को देखना भाई, वेट ऑफ KClO3 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मोल्स निकाल लिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके स्टोइचियोमेट्री से। KClO3 में एक एटम है तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इतने ही एटम्स के मोल किसमें होंगे बेटा, इसके अंदर होंगे, प्रोडक्ट की साइड जो KCl3 है और KCl है। तो KCl का वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट KCl का, तो दोनों तरफ हमने मोल्स इक्वल कर दिए। एक मॉलिक्यूल में एक था, एक पोटेशियम का एटम था, तो इसको मल्टीप्लाई करा हमने 1 से। इसके अंदर KCl के अंदर भी एक मॉलिक्यूल के अंदर एक पोटेशियम है तो इसे मल्टीप्लाई करा 1 से, और दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। डायरेक्टली कोई नहीं पूछता। अगेन इसका यूज करके कभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, अभी नहीं, मतलब कि आगे चल के मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो देखो, 1 मोल अगर मैं KClO3 लेता हूँ, 1 मोल KClO3 लेता हूँ तो 3 मोल एटम मिलेंगे मेरे को
ऑक्सीजन के। भाई ऐसे देखो, एक मॉलिक्यूल अगर मैं KClO3 का लेता हूं तो उसमें मेरे को 3 एटम मिलते हैं ऑक्सीजन के। अगर मैं 1 मोल लूंगा KClO3 का तो इसमें मेरे को 3 मोल एटम मिलेंगे ऑक्सीजन के। 3 मोल एटम मिलेंगे ऑक्सीजन के। अब 3 मोल एटम अगर इस तरफ लिखे हुए हैं, रिएक्टेंट की साइड लिखे हुए हैं, तो इस तरफ भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ऑक्सीजन के सेम होंगे। तो अगर मैं कहता हूं एक मॉलिक्यूल, अब प्रोडक्ट की साइड की बात कर रहा हूं, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के अंदर 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, तो इसका मतलब अगर मैं 1 मोल O2 लूंगा तो उसमें 2 मोल एटम होंगे किसके, ऑक्सीजन के। लेकिन एटम तो दोनों तरफ क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मोल्स ऑफ एटम्स तो हमें दोनों तरफ क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि मैंने मोल निकाला किसका बेटा, KClO3 का। 1 मोल के अंदर 3 एटम थे तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जितने एटम इधर निकल करके आ रहे हैं उतने ही एटम इस तरफ भी होने चाहिए। अगर उस तरफ भी इतने ही एटम होने चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 मोल ऑफ किसके बेटा, आपके मोल ऑफ O2 के इनटू में 1 मोल के अंदर 2 एटम होते हैं तो दोनों तरफ हमने नंबर ऑफ एटम्स को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो इस प्रकार से इसका हम यूज करते हैं। कभी क्वेश्चन लेके आया तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। बहुत फ्रीक्वेंटली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस इतना सा आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि दोनों तरफ के हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। मोल निकाल करके उसके स्टोइचियोमेट्री मतलब जितने एटम प्रेजेंट हो उससे क्या कर देना चाहिए, हमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए दोनों तरफ। ठीक है, चलो। तो आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो भाई करते हैं सर। कैसे करें प्रयास, तो मैंने कहा सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपको पहली बात ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डिटरमाइन करना है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। मतलब अगर मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर एलिमेंट्स की कितनी कितनी परसेंटेज होगी ये आपको डिटरमाइन करना है। ठीक है सर ये बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को डिफाइन करने, कौन से एलिमेंट को निकालना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बेटा कौन कौन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हेलोजेंस हो सकते हैं। ये सब एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर बेटा, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इनकी आपको परसेंटेज निकालनी है कि कितने कितने परसेंटेज होंगे। इसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जब हम किसी चीज को एनालाइज करते हैं, किन्हीं एलिमेंट्स को एनालाइज करते हैं, तो वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। देखो दोनों में क्या फर्क है। जैसे हमारा अभी चंद्रयान-3 गया, वो गया मून के साउथ पोल पर और उसने बताया कि मून के साउथ पोल पर जो मिट्टी है उसके अंदर ऑक्सीजन भी है और सल्फर भी है। तो अभी उसने जस्ट बताया है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उसने ये नहीं बताया कि कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जस्ट वो बता रहे कि हाँ ऑक्सीजन भी है और सल्फर भी है। तो यानी कि अब वो सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। अगर वो ये बता देता कि 100 ग्राम मिट्टी के अंदर इतने ग्राम ऑक्सीजन है, इतने ग्राम सल्फर है, तो इसका मतलब वो क्वांटिटी बता रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम क्वांटिटी पढ़ेंगे कि हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कितनी क्वांटिटी में ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करेंगे। सर ये टॉपिक भी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो आप यहाँ पे क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि बेटा इसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट का यूज हो रखा है। दैट इज व्हाई हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहीं पर पढ़ रहे हैं परसेंटेज डिटर्मिनेशन को। तो सबसे पहली जो परसेंटेज आती है वो आती है लाइबेक्स मेथड के। इसे हम HCl से भी करते हैं याद। H मतलब हाइड्रोजन, C मतलब कार्बन, L मतलब लाइबेक मेथड। हाइड्रोजन और कार्बन की अगर आपको परसेंटेज निकालनी हो तो आप लाइबेक मेथड से क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व। इजीली का मतलब कि आपको फॉर्मूला पता होता है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने परसेंट कार्बन है और कितने परसेंट हाइड्रोजन है। ठीक है, करते हैं थोड़ा सा है ना, पता लगा।
हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लेते हैं वो W ग्राम है। जितने भी हम आगे पढ़ेंगे मेथड, सबके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को W ग्राम माने। तो कहीं पर भी अगर फॉर्मूले में W लिखा हो, डेट इज वाई, कि इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा W ग्राम। ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने जब हीट करा तो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर मिलेगा। अगर मैं कार्बन को स्टडी करना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कितना है, तो मैं ध्यान दूंगा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं 4 कार्बन, हमें कार्बन की परसेंटेज निकालनी है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगी, अगर भाई कार्बन डाइऑक्साइड मान लेते हैं W1 ग्राम बनी और H2O W2 ग्राम बना, अभी हमें खैर इससे कोई मतलब नहीं है। 44 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसका मतलब ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 12 ग्राम कार्बन थी। अब कहोगे सर ऐसा कैसे कह सकते हो? बेटा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन है तभी तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन का एटम है तभी तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा। तो अगर मेरा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसका मतलब 44 कैसे है पता है ना भाई, इतना पता होना चाहिए। 12 कार्बन का मास हो गया और 32 ऑक्सीजन का मास हो गया। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मेरे को मिलती, इसका मतलब था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 12 ग्राम कार्बन है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 12/14 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड मिली कितनी है? तो आप कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड मिली है W1 ग्राम। तो W1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कब मिलेगी? जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 12/44 इंटू W1 ग्राम कार्बन होगी। ठीक है, तो W1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कब मिलेगी? जब इतने ग्राम मेरे पास क्या होगी बेटा? कार्बन होगी। परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर आपको निकालना है तो ऊपर लिखना पड़ेगा मास ऑफ कार्बन अपॉन में टोटल मास। परसेंटेज ऐसी तो निकालते हैं, टोटल मास इनटू में कर दो 100। तो अगर मैं परसेंटेज कार्बन निकालूंगा तो मास कितना है कार्बन का? तो आप कहोगे सर 12 इंटू W1 अपॉन में 44। टोटल मास कितना है सर? W। टोटल मास किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना था? W। इनटू में 100 कर दूंगा तो मेरे को परसेंटेज ऑफ कार्बन मिल जाएगी। बेटा देखो यही फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर भी। 12 इंटू W1 अपन में 44 इंटू W इंटू 100। ठीक है, इजी सा कैलकुलेशन है, फॉर्मूले को रखना है याद। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इधर से घुमा फिरा करके आपसे नहीं पूछा जाएगा। नीट में तो इतना सिंपल भी हो सकता है कि बताओ कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज इनमें से कौन से मेथड से पता लगाई जाती है? तो लाइवेग मेथड से कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज पता लगाई जाती है। ऐसे ही अगर मैं बेटा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करूंगा तो देखो फॉर हाइड्रोजन 18 ग्राम वाटर अगर मेरे को मिलता है, यहाँ पे दे रखी इक्वेशन, 18 ग्राम अगर मेरे को वाटर मिलता है, इसका मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट थी। इसका मतलब अगर मेरे को 1 ग्राम वाटर मिलेगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2/18 ग्राम क्या प्रेजेंट होगी? हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। तो मेरे को मिला कितना है बेटा वाटर? 2 W2 ग्राम वाटर मिला है। तो W2 वाटर कब मिलेगा? जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतने ग्राम हाइड्रोजन होगी। तो अगर आपसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पूछता है तो क्या लिखोगे? मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अपॉन में ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या लिख दोगे? टोटल लिख दोगे, टोटल मास इनटू कर दोगे 100। इसे मैं ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ भाई, ज्यादा दूर हो गया, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगी? कितना मास प्रेजेंट है? तो आप कहोगे सर 2 इंटू W2 अपॉन में 18। टोटल मास कितना है बेटा? W इंटू 100। ये बन गया परसेंटेज हाइड्रोजन का फॉर्मूला। क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा भाई, है ना? क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन करना जरूरी है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है? 0.45 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मतलब हो गया W की वैल्यू दे दी 0.45 ग्राम। सर आपको बोला है कंबशन करके उसने 1.1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या था? W1 की वैल्यू दे दी 1.1 ग्राम, और W2 यानी कि वाटर वेपर कितने मिली? 0.3 ग्राम।
आपसे पूछ रखा है परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पूछ रखा है। सर परसेंटेज ऑफ कार्बन का तो पता है, W12 इंटू W1 अपॉन में 44 इंटू W इंटू 100। फॉर्मूला करना पड़ेगा आपको याद, लास्ट में देखेंगे आपके फॉर्मूले कैसे याद करने हैं जब हम पूरी सारे मेथड की एक जगह फॉर्मूला शीट बनाएंगे। तो 12 W1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, W1 दे रखा है 1.1 अपॉन में 44। W की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, तो W की वैल्यू आपको दे रखी है WWW 0.45 यानी कि 45 इंटू 100 और इंटू 100 तो आपको करना ही है। 1.1 को भी आप क्या लिख सकते हो, 1.1 को भी आप नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो ये कट जाएगा 11 से, ये आ जाएगा 4 पे, ये आ जाएगा 3 के ऊपर, ये बन जाएगा आपका 3 से ये कट जाएगा 15 के ऊपर, सही है ना। तो ये बन जाएगा आपका, अच्छा ये कट जाएगा भाई इससे, सही है, 0 से ये कट जाएगा, यानी कि ऊपर बच जाएगा आपका 100 और नीचे बच जाएगा आपका 100 नहीं 1000 अपॉन में 15। ठीक है, 5 से काट लेते हैं भाई, 5 से अगर हम काटते हैं तो इसमें मैं ऐसे लिख देता हूँ 10/15 इंटू में 100, 1000 को मैंने ऐसे लिख दिया, 5 से काट दिया तो ये 2 बच गया, 3 बच गया, लगभग आपका 66.66% आ जाएगी कार्बन। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, अपना थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, वो कहते हैं सर कार्बन की परसेंटेज आ गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होगा। अगर उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, टोटल 100% होगा कार्बन और हाइड्रोजन का मिलाकर के, कार्बन का निकाल लिया 66%, तो 100 में से 66 को माइनस कर देना, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी। तो बेटा ऐसा सिर्फ तभी होगा जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन हमें पता है, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हम पढ़ करके आए हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हैलोजन, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो हम बेटा इस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे, हमें जब तक ये ना बोला जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, अगर ये मेंशन कर दिया कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन अवेलेबल है, तब तो आप 100 में से इसको माइनस कर देना, आपको हाइड्रोजन की परसेंटेज पता चल जाएगी। लेकिन अगर आपसे मेंशन नहीं है स्पेशली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और वो था 2 इंटू W2 यानी कि आपका 3/10 इंटू 18 इंटू W यानी कि 45 इंटू 100 इंटू 100। करते हैं सॉल्व, 0 से 0 कट गई, 3 से ये 6 आ गया, ये आ गया 3 पर। तो जो आपका आंसर बना वो बना बेटा 1000 अपॉन में 45 इंटू 3, ये बन गया आपका 1000 अपॉन में 135। सॉल्व करते हैं भाई, 5 10 200 में 5 10 5 ये कटेगा बेटा 200 अपॉन में 27, लगभग ये आपका 7 या 8% के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, हाँ 7-8% के आसपास आपका आंसर आएगा। तो देख लो, वो था 67% के आसपास लगभग, और ये है 7% के आसपास, तो दोनों को सम करोगे तो 100% नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ चीजें प्रेजेंट थी, इसलिए अलग अलग ही आपको आंसर निकालना है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन निकालनी आ गई होगी। अगला करते हैं बेटा, अगला है हमारा ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड निकाला जाता है नाइट्रोजन के लिए, एनडी से इसे याद कर सकते हो, है ना। एनडी की मैथ की कुंजी आती थी, है ना, की आती थी, तो एनडी से आप याद कर सकते हो, नंदलाल और दयाराम करके उसका पूरा नाम था एनडी। तो आप याद कर सकते हो नाइट्रोजन निकालने के लिए ड्यूमास मेथड का इस्तेमाल होता है, और अगर किसी का नाम एनडी से स्टार्ट होता है तो आप वैसे याद कर सकते हो। मेथड पूछ लेते हैं कि ये मेथड का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला दे रखा है, P माइनस पी एक्वस इंटू V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2। यहाँ इस वाले फॉर्मूले से आप V2 की वैल्यू निकालोगे, और उस V2 की वैल्यू को परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन वाले फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई, ड्यूमास मेथड और जो आपका जेल्डाल मेथड है ना, नाइट्रोजन के लिए दो मेथड होते हैं, ड्यूमास मेथड और इससे अगले वाला जेल्डाल मेथड। तो ये जो दोनों मेथड हैं, तो अलग अलग यूट्यूब के ऊपर टीचर्स, अगर आप उनकी वीडियो देखोगे तो अलग अलग टाइप के उनके फॉर्मूले होते हैं, उनके फॉर्मूले भी अपने टाइप के होते हैं। गलत किसी का भी नहीं है, सबने एक ही चीज से डिराइव करा है।
सबने स्टेचोमेट्री का इस्तेमाल करा है, सबने मतलब कि निकाले अपने सेम तरीके से ही है, बट मैंने कोशिश करी है कि मैं आपके दो मेथड ऐसे लेकर के आया हूँ जो आपके लिए काफी इजी रहने वाले हैं, जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। मैं उन दो मेथड्स को लेकर के आया हूँ। कोशिश करूंगा कि आपको ये दोनों ही मेथड समझ में आए, दोनों में से किसी भी एक मेथड का इस्तेमाल करना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले हमने कहा कि मेरे को एक फॉर्मूला दे रखा है, जो फॉर्मूला दे रखा है उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज गिवन है, तो उन्हें एक तरफ हम लिख लेते हैं, जो जो वैल्यूज गिवन है उन्हें एक तरफ लिख लेते हैं। P मतलब होगा प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ध्यान से सुनते रहना। P एक्वस होगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। जब नाइट्रोजन को इकट्ठा करा जाता है तो वाटर के ऊपर एब्जॉर्ब करा जाता है, तो जो अगर वाटर के ऊपर एब्जॉर्ब करा है तो जब नाइट्रोजन का मैं प्रेशर निकालूंगा तो उस नाइट्रोजन के प्रेशर में वाटर वेपर का भी प्रेशर जुड़ जाता है, क्योंकि वाटर के ऊपर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो क्या नाम है, वाटर का भी प्रेशर जुड़ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमको जो एक्चुअल नाइट्रोजन का अगर प्रेशर निकालना है तो हमने टोटल प्रेशर निकाला, माइनस में हमने वाटर का प्रेशर कर दिया, अब जो मेरे को मिलेगा वो सिर्फ नाइट्रोजन का प्रेशर मिलेगा। तो यहाँ पर ये हो गया V1, मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। फिर लिखा T1, T1 का मतलब होगा टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन, जो जिस टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहे हैं। सर फिर ये P2, V2, T2 क्या है भाई, ये वाला जो आपको यहाँ पे टर्म दे रखा है, यहाँ से V2 की तो वैल्यू आपको निकालनी है पहली बात। P2 का मतलब हो जाएगा प्रेशर एट STP। P2 मतलब प्रेशर एट STP, मतलब ये जो P2 और T2 है ये STP कंडीशन के ऊपर मेंशन है। STP के ऊपर प्रेशर की वैल्यू होती है 760 mmHg। ठीक है, ज्यादातर बार प्रेशर mmHg में ही मेंशन होगा। और T2 का मतलब हो जाएगा टेम्परेचर एट STP, जिसकी वैल्यू होती है 273 केल्विन। ठीक है, और यहाँ से V2 की वैल्यू निकालोगे और यहाँ पर रख दोगे 28 इंटू V2 अपॉन में 22,400 इंटू WW क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है। ठीक है ना, हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका वेट W ग्राम होता है उसे हीट करते हैं और हमें क्या मिलती है, नाइट्रोजन मिल जाती है। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन से हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन दे रखा है इन ड्यूमास मेथड 0.3 ग्राम यानी कि W की वैल्यू दे दी, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 50 ml ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि हमें वॉल्यूम दे दी, V1 की वैल्यू दे दी, कलेक्टेड एट 300 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि हमें T1 की वैल्यू गिवन हो गई, एंड 715 mmHg प्रेशर, यानी कि हमें P की वैल्यू गिवन हो गई। एक्वस प्रेशर जो दे रखा है वो दे रखा है 15, यानी कि हमें P एक्वस की वैल्यू गिवन हो गई। सबसे पहले निकालेंगे हम किसकी वैल्यू बेटा, V2 की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे सर, हमें पता था फॉर्मूला P माइनस P एक्वस इंटू V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2। P की वैल्यू दे रखी है सर हमें 715, P एक्वस की वैल्यू दे रखी है 15, V1 की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 50, T1 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 300, इज इक्वल टू सर P2 हमें पता है कि STP के ऊपर निकालना है, तो P2 की वैल्यू होगी 760, V2 हमें फाइंड करना था, T2 की वैल्यू हमें पता है कि STP के ऊपर T2 होता है आपका 273। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से V2 की वैल्यू निकालूंगा तो ये चला जाएगा भाई आपका 6 पर, तो आपका कुछ आंसर बनेगा। V2 की वैल्यू अगर मैं निकालूं 715 माइनस 15 ये हो गया 700 इंटू में 273 ऊपर चला गया, यानी ये 2 हो गया 273 अपॉन में यहाँ रह गया था 6 इंटू में ये 760 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 760। एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, कोई फायदा नहीं है। और कुछ कट रहा है भाई, हाँ 2 से ये कट जाएगा सर, ये 35 पे कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 38 पर। ठीक है, और कुछ कट रहा है, यस सर कट रहा है, ये आ जाएगा 3 से 2 पर, ये आ जाएगा 91 पे। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 35 इंटू 91 अपॉन में 2 इंटू 38, यानी कि आपका आंसर बन गया 35
अच्छा में से 38 इंटू 2 दोबारा से 76 ही होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर बना 35 इंटू 91 अपॉन में 76। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, जल्दी से बताओ। 35 इंटू 91 3185 अपॉन में 76। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 41.9, लगभग लगभग इसे हम 42 मान लेते हैं। तो V2 की वैल्यू आ गई बेटा हमारी 42। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, परसेंटेज नाइट्रोजन निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या था, 28 इंटू V2 अपॉन में 22,400 गुना में W इंटू 100। तो 28 इंटू V2 की वैल्यू आ गई 42 अपॉन में 20 से 20 तो कटी गई थी, तो यह आ गया था 224 गुना में W2 कितना था, W कितना था सॉरी, W2 था 0.3 यानी कि 3 इंटू 10 कर दो। ठीक है, ठीक है, कैंसिल करते हैं भाई एक दूसरे से जल्दी से। ये आ जाएगा आपका 7 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 7 पर, और ये आ जाएगा 5 पर, 56 पर, है ना, सही करा है ना, 4.4 ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया 7 इंटू 42 अपॉन में 3 इंटू 56। कितना आंसर आएगा भाई, हमारा 2940। जस्ट अ सेकंड भाई, 2940। अगर भाई मैं खुद से यहाँ पे कैलकुलेशन करने लगूंगा टाइम लगेगा, है ना, तो मैं इसलिए यहाँ पे कैलकुलेटर कर रहा हूँ, आपको खुद से ही सॉल्व कर दिया। 3 इंटू 168 कितना आ जाता है भाई, 2940, यानी कि लगभग लगभग ये 17.5% के आसपास आपका आंसर आएगा। यानी कि नाइट्रोजन की जो परसेंटेज निकल करके आई इस पूरे को सॉल्व करने के बाद वो आ रही है 17.5% के आसपास। ठीक है, 17.5% के आसपास नाइट्रोजन की परसेंटेज आ रही। कैसे इस्तेमाल करा ना हमने भाई, ये जो फॉर्मूला था अगर आप देखोगे, ये जो फॉर्मूला था यहाँ से हमने V2 की वैल्यू निकाली, P2 की वैल्यू फिक्स होती है, T2 की वैल्यू फिक्स होती है। ये दोनों किस पे निकाले जाते हैं बेटा, STP के ऊपर। STP के ऊपर प्रेशर की जो वैल्यू आएगी यानी कि P2 की वैल्यू होगी वो होगी 760 mmHg। ठीक है, और बेटा आपका T2 की वैल्यू होगी 273 केल्विन। और ये वैल्यूज आपको गिवन होगी, यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल करके V2 की वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इतना सा था ड्यूमास मेथड। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक भी है, मतलब एक दूसरे मेथड से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या बोलता है बेटा आपका, दूसरा मेथड कहता है कि अगर आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये दूसरा मेथड है, इसके अंदर आपको बीचों बीच एक लाइन खींच दी, आपने बीचों बीच एक सेंटर पे लाइन खींच दी, यहाँ लिखा प्रेशर, यहाँ लिखा बेटा आपका वॉल्यूम, यहाँ लिखा आपने टेम्परेचर, यहाँ लिखा मास, और ये जो बीच में लाइन है ये स्टैंडर्ड लाइन है, एसटीपी वाली लाइन। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसे मतलब इसका क्या निकला, देखो प्रेशर ऊपर था, एसटीपी नीचे था, तो आपने ऊपर लिख दिया प्रेशर, नीचे लिख दिया प्रेशर एट एसटीपी, मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम ऊपर था, स्टैंडर्ड नीचे था, तो आपने लिखी वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है, N2 में निकालते हैं भाई। N2 में अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा टेम्परेचर, देखो अब एसटीपी ऊपर है, टेम्परेचर नीचे है, यानी कि एसटीपी के ऊपर टेम्परेचर, टेम्परेचर एट एसटीपी ऊपर लिख दिया, अपॉन में टेम्परेचर लिख दिया आपने नीचे। एसटीपी वाला ऊपर रखा है आपने, एसटीपी वाला ऊपर रखा है मास, तो आपने लिखा मास ऑफ एसटीपी, मतलब नाइट्रोजन निकाल रहे हैं तो नाइट्रोजन का आइडियल मास तो होता है 28 अपॉन में मास। ठीक है, ये वाला कब लगेगा इस्तेमाल होगा, ये वाला फॉर्मूला तब इस्तेमाल होगा जब बेटा आपको मास के बारे में बात कर रखा होगा, जिक्र कर रखा होगा मास के बारे में। ठीक है, कि इतने ग्राम मेरे को नाइट्रोजन मिलती है, याद देखो पी एस टी पी, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, है ना। प्रेशर हो गया आपका, और कोई नहीं है। देखो इस वाले क्वेश्चन को उसी फॉर्मूले से करते हैं,
जरा इस वाले फॉर्मूले को, इस वाले क्वेश्चन को उस वाले फॉर्मूले से भी करते हैं। क्या था, P अपॉन पी एस टी पी इंटू में V अपॉन वी एस टी पी इंटू में क्या था भाई, टेम्परेचर एट एस टी पी अपॉन में T इंटू में मास एट एस टी पी। मास एस टी पी का मतलब कि एक्चुअल मास जो होता है ना, और नीचे जो क्या नाम है नाइट्रोजन का मास आ रहा है, यानी कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास था वो था 0.3। टेम्परेचर कितना दे रखा था आपको, 300। एसटीपी के ऊपर टेम्परेचर कितना होता है, एसटीपी के ऊपर टेम्परेचर होता है 273। वॉल्यूम एट एसटीपी आपको निकालनी थी, वॉल्यूम दे कितनी रखी थी, 300। प्रेशर ऑफ एसटीपी, प्रेशर आपको दे रखा था कितना बेटा, प्रेशर आपको दे रखा है 715 माइनस 15, यानी कि आपको दे रखा है 7। और प्रेशर एट एसटीपी क्या होता है, प्रेशर एट एसटीपी की वैल्यू होगी बेटा आपकी 760। ये इक्वल होगा किसके, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के। तो वीएसटीपी कितना हो जाएगा, वीएसटीपी हो जाएगा 22400, क्योंकि बेटा ऊपर आपने क्या लिया है, वॉल्यूम जो लिया। एक सेकेंड, मैंने 300 क्यों लिखा है, दोबारा से कर लेते हैं भाई, कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी सी, दोबारा से कर लेते हैं जल्दी से। अगर मैंने 300 क्यों लिखा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर पिछले वाले फॉर्मूले से निकाले क्या आ रही है, P अपॉन पी एस टी पी, V अपॉन वी एस टी पी, टी एस टी पी अपॉन में T इंटू में 28/m। देखो P, जस्ट अ मिनट, P अपॉन पी एस टी पी इंटू V अपॉन वी एस टी पी इंटू में सर टी एस टी पी अपॉन में T इंटू में मास एट एस टी पी अपॉन में मास। मास को हम क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है सर। तो देखो P की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 700 दे रखी है। देखो 715 माइनस 15 है ना। P प्रेशर एट एसटीपी पे कितना होता है, 760 होता है। वॉल्यूम कितनी दे रखी है, तो सर 50 ml दे रखी है। वॉल्यूम एसटीपी पे कितनी होती है, तो 22400 होती है। 22.4 लीटर होता है, उसे हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ऊपर भी मिलीलीटर में दे रखा था। टेम्परेचर एसटीपी पे सर 273 होता है, और हमें टेम्परेचर दे कितना रखा है, 300 दे रखा है सर, ठीक है। 28 तो 28 ही रहेगा नाइट्रोजन के लिए। मास कितना दे रखा है, तो 3 दे रखा है, इसे ऊपर 0 कर दिया। ये परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बन जाएगी आपकी। इसे सॉल्व करेंगे सेम ही आंसर आएगा। देखो 0 से 0 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई, इस 0 से ये कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है, हाँ सर इससे बेटा ये 91 पे कट रहा है। और कुछ हो रहा है, कैंसल वैंसल हो रहा है कुछ, हाँ सर ये कैंसिल हो रहा है। ये 14 पे जा रहा है, और ये जा रहा है आपका 38 पे। ये जा रहा है आपका 7 पे, ये जा रहा है आपका 19 पर। और कुछ नहीं सर, बस इतना ही हो रहा है। इंटू में 100 भी करना है ना, हाँ इंटू में 100। अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा इसे हम। देखो बच गया ऊपर 7 इंटू 5 इंटू 91 इंटू 7 अपॉन में, अच्छा इंटू 100 भी है, अपॉन में 19 इंटू 224 इंटू 3। जरा देखते हैं कि क्या क्या आंसर बन रहे हैं। आंसर लगभग हमारा सेम ही आना चाहिए भाई, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। 35 इंटू 91 इंटू 7, ये बन रहा है भाई 2229500 अपॉन में, ये बन रहा है 12768। सॉल्व करते हैं इसे भाई, देखते हैं सेमी आंसर आना चाहिए लगभग 2229,500 डिवाइडेड बाय 12768। लगभग लगभग आपका आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है। ठीक है, हमारा आंसर क्या रहा है बेटा,
सेम ही आ रहा है ना। ठीक है, 17.4 लगभग आपका आंसर बराबर ही आ रहा है। ओके सर, यहाँ पे 1 0 रहेगी। ठीक है, चलो अब भाई करते हैं। हमारा दोनों तरीके से हमने देख लिया है कि इस वाले तरीके से इंटू 100 कर देना, परसेंटेज नाइट्रोजन की मिल जाएगी, या तो ऐसे कर लेना सॉल्व, या फिर यहाँ से V2 की वैल्यू निकालना और V2 की वैल्यू को उठा करके इसमें प्लेस कर देना। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि यहाँ पर 2 फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला एक भी याद नहीं करना पड़ता, इस स्क्वायर को देख करके चले जाओ। पीवी ऊपर लिखा हुआ है, एसटीपी नीचे लिखा हुआ है, तो ऊपर प्रेशर वॉल्यूम रखना, नीचे एसटीपी पे रख देना प्रेशर वॉल्यूम। नीचे मास और टेम्परेचर दे रखा है, एसटीपी ऊपर है तो ऊपर मास और टेम्परेचर एसटीपी पे लेना, और नीचे जो आपके वैल्यू दे रखी है वो लिख देना, इनटू 100 कर देना, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। मैं पर्सनली इसको प्रेफर करता हूँ, बाकी ज्यादातर लोग क्या नाम है इन दोनों ही मेथड का यूज करते हैं। और भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन अगेन हमें सब में नहीं पढ़ना, हमें तो बस अपना देखना है। तो चलो ये दोनों हमारे सॉल्व हो गए हैं। अगला मेथड करते हैं हम जेल्डाल मेथड। जेल्डाल मेथड भी नाइट्रोजन के लिए होता है, लेकिन जेल्डाल मेथड के अंदर वहां पर आपकी नाइट्रोजन बनी थी, यहाँ पर बनती है अमोनिया। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर H2SO4 डालते हैं तो अमोनियम सल्फेट बनता है, अमोनियम सल्फेट के अंदर बेस डालते हैं NaOH, तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पर भी आपके 2 फॉर्मूले बनते हैं, 2 मेथड से सॉल्व किए जाता है इसको भी। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले यहाँ पर एक नोट है, जो आपका ड्यूमास मेथड था वो आपके हर किसी कंपाउंड के लिए, हर किसी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सही था, लेकिन जेल्डाल मेथड जो होता है वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन होती है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है जो अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, ओनली फॉर दोज नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फॉर्म अमोनियम सल्फेट, या फिर अमोनिया बना सकते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए होता है। तो सर ऐसे कौन से कंपाउंड है जो नहीं बना सकते? तो नाइट्रो कंपाउंड, एजो कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन रिंग के अंदर आता है, जैसे कि पायरिडीन। पायरिडीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन है लेकिन वो रिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड के अंदर भी जो आपका जेल्डाल मेथड है वो नहीं लगता। तो जेल्डाल मेथड नाइट्रो, एजो और नाइट्रोजन प्रेजेंट इनसाइड रिंग उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, बाकी सबके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। जबकि ड्यूमास मेथड हर नाइट्रोजन कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल था। यहाँ पे जो फॉर्मूला है, अगेन हमें डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है। तो परसेंटेज नाइट्रोजन क्या है? 1.4 NV अपॉन W, 1.4 NV अपॉन में W। यहाँ पर आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है बेटा, ठीक है? 100 किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना, वॉल्यूम लेनी है आपको मिलीलीटर के अंदर। तो यहाँ से बन जाएगा आपका परसेंटेज नाइट्रोजन का फॉर्मूला। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल करेंगे? छोटा फॉर्मूला है तो ज्यादातर लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ जगह इस्तेमाल नहीं भी करते, कुछ जगह के लिए दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो वो दोनों ही बताऊंगा मैं आपको। तो अभी के लिए परसेंटेज नाइट्रोजन के लिए फॉर्मूला क्या है? 1.4 NV बाई W। W सबको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट। N क्या होता है? N का मतलब होता है नॉर्मेलिटी। बहुत बच्चों की हालत खराब होती है नॉर्मेलिटी के अंदर। हमारा शायद नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट नहीं तो उससे अगली क्लास के अंदर नॉर्मेलिटी हम करेंगे, तो आपको नॉर्मेलिटी बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की कराई जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मेलिटी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बन गया परसेंटेज नाइट्रोजन का 1.4 NV अपॉन में W। और दूसरा जो मेथड है वो है ये, इसके अंदर पहले हम अमोनिया के मोल्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 2 इंटू M1V1 माइनस M2V2 अपॉन में 2। ये क्या है? M1V1 का मतलब है H2SO4 की मोलैरिटी और वॉल्यूम, और M2V2 का मतलब है कि NaOH की मोलैरिटी और वॉल्यूम। देखो भाई क्या होता है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब आपने H2SO4 मिलाया, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने H2SO4 मिलाया तो वो बना अमोनियम सल्फेट। अब जरूरी तो नहीं है कि सारा का सारा H2SO4 यूज हो जाएगा, थोड़ा बहुत H2SO4 बच जाएगा।
तो ये जो H2SO4 बच गया है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम NaOH डाल देते हैं। जो H2SO4 एक्स्ट्रा रह गया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने NaOH डाल दिया। अब कई बार क्या होता है कि ये H2SO4 कंप्लीट यूज हो जाता है, तो NaOH डालने की हमें नीड नहीं पड़ती। तो उस केस में ये जो M2V2 है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि NaOH हमने नहीं डाला। उस केस में H2SO4 पता चल जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि ये H2SO4 जैसे मैंने 10 मिलीलीटर लिया, 10 में से 2 मिलीलीटर बच गया, तो उस 2 मिलीलीटर H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे को NaOH भी डालना पड़ेगा। तो NaOH की भी मोलैरिटी और वॉल्यूम आपको गिवन होती है क्वेश्चन में। उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ अमोनिया निकालेंगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मोल्स ऑफ अमोनिया निकालने का तरीका 2 इंटू M1V1 माइनस M2V2 बाई 2 कर देंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के अंदर मोल्स ऑफ अमोनिया इंटू में 14 अपॉन में W कर देंगे, मोल्स ऑफ अमोनिया इंटू 14 अपॉन में W कर देंगे इंटू 100। दोनों ही फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे आंसर हमें निकालना है। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। इजी, बहुत आसान, बहुत आसान। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे दिया 0.5 ग्राम, यानी कि W की वैल्यू दे दी बेटा 0.5 ग्राम। सिंपल, W की वैल्यू तो हो गई 0.5 ग्राम। अमोनिया इवॉल्व होती है जो कि 10 मिलीलीटर को न्यूट्रलाइज कर देती है। 10 मिलीलीटर 1 मोलर H2SO4, यानी कि जो वॉल्यूम दे दी बेटा H2SO4 की दी है ना, यानी कि V1 की वैल्यू हो गई आपकी 10 मिलीलीटर, M1 की वैल्यू हो गई 1 मोलर H2SO4। ड्यूरिंग ज़ेल्डाल मेथड फाइंड परसेंटेज नाइट्रोजन। अब यहाँ पर देखो मैंने 2 फॉर्मूले बताए आपको, एक ये वाला फॉर्मूला बताया है, एक सेकंड, एक ये फॉर्मूला बताया है और एक ये फॉर्मूला बताया है। ये फॉर्मूला कब निकालना है, नॉर्मेलिटी वाला कब लगाना है, जब आपको NaOH के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो बिल्कुल आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। 1.4 NV अपॉन में W, देखो भाई 1.4 NV अपॉन में W, इजी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। परसेंटेज नाइट्रोजन क्या होगी 1.4 NV अपॉन में W, तो 1.4। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी के लिए आपको शायद पता हो, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। अब अगर आपको ये नहीं आता तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम करेंगे, है ना, इसके बाद से अगली क्लास के अंदर हम नॉर्मेलिटी निकालनी सीखेंगे। तो मोलैरिटी कितनी दे रखी थी, 1 मोलर। H2SO4 का मतलब था कि इसमें से 2 H प्लस निकल सकते हैं, यानी कि इसका n फैक्टर हो गया 2, तो ये हो गया आपका n हो गया 1.4, n निकाल लिया हमने। वॉल्यूम कितनी थी 10, अपॉन में वेट कितना था बेटा 0.5, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ 5 गुना 10, ये कट गया 2 पर, यानी कि आपका बन गया ये 14 इंटू 4, यानी कि 56%। खत्म, सिंपल, है ना। लेकिन कई बार जब आपको NaOH भी दे रखा हो कि जो बच गया उसे न्यूट्रलाइज, जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या रखा है, एक सैंपल था जिसके अंदर 0.5 ग्राम था, यानी कि W की वैल्यू दे दी 0.5 ग्राम, ठीक है सर। वॉज ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू ज़ेल्डाल मेथड दे दिया, ठीक है। ज़ेल्डाल मेथड के अंदर अमोनिया जो इवॉल्व हुई वो एब्जॉर्ब होती है 50 ml 0.5 मोलर, यानी कि V1 की वैल्यू आपको दे दी 50 ml, वॉल्यूम दे दी H2SO4 की 50 ml, मोलैरिटी दे दी, यानी कि M1 की वैल्यू दे दी 0.5 मोलर H2SO4। जो रेजिडुअल एसिड, जो बच गया एसिड, उसने 60 ml और 0.5 ml मोलर NaOH को करा, यानी कि इस केस में आपको V2 की वैल्यू दे दी 50 ml और M2 की वैल्यू दे दी 0.5 मोलर। NaOH है ना ये, तो NaOH के लिए हमें M2 V2, H2SO4 के लिए M1 V1। फटाफट से निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया 2 इंटू M1 V1, यानी कि 50 इंटू में 0.5 माइनस M2 V2, यानी कि 0.5 इंटू में आपका V2 हो गया 50/2। ये NaOH वाले का रख दिया, ये H2SO4 वाले का रख दिया, यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा 2, ये हो गया आपका 25 माइनस ये हो गया आपका 25/2, यानी कि 12.5, यहाँ से आ गया 25 आंसर आपका, है ना, 12.5 इंटू 2 25। तो अब आपको यहाँ से निकालेंगे
क्या निकालेंगे भाई? कुछ गलती तो नहीं है? T50, अच्छा 60 ml, हाँ मैं भी कहूँ कुछ गलती लग रही है बेटा। ये 60 ml लिखा हुआ है ना, तो ये 50 ml नहीं है, कितना है 60 ml, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 30/2 यानी कि 15। ये हमारा आएगा 20। तो हमारा बेटा परसेंटेज नाइट्रोजन क्या आएगी? परसेंटेज नाइट्रोजन के लिए देखो क्या फॉर्मूला था, मोल्स ऑफ अमोनिया इंटू 14 अपॉन में W। मोल्स ऑफ अमोनिया इंटू 14 अपॉन में W। तो मोल्स ऑफ अमोनिया इंटू 14 अपॉन में W। W कितना दे रखा है? 5 गुना 10 इंटू में 100। ये आ गया 56। वो तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है। इतना परसेंटेज, कुछ गलती करिए क्या? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वॉल्यूम को बेटा क्या करनी पड़ती है? हमें लीटर में लेनी पड़ती है ना, हमारी गलती ये हो गई। यहाँ इस वाले केस में अगर बेटा मोल्स निकालना है तो मोलैरिटी के लिए क्या लेनी पड़ेगी? वॉल्यूम को लीटर में लेना पड़ेगा। तो इन दोनों को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे मैं क्या कर देता हूँ, पूरे को 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। यानी कि अगर मैंने इसे 1000 से डिवाइड कर दिया तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 × 20/1000, है ना। दोनों को 1000 से डिवाइड करेंगे तो कॉमन ही कर लेते हैं। तो ये आ गया 1/500 यानी कि 1/250। ठीक है, तो परसेंटेज नाइट्रोजन आ गई 1/250 इंटू में 14 अपॉन में वेट इंटू 100। देख लेते हैं इसका आंसर भाई, जल्दी से लिख लेते हैं आंसर इसका क्या होगा। इधर से हटा देता हूँ मैं। यह आ जाएगा बेटा 14 अपॉन में 250 इंटू में 5 इंटू में 10 इंटू 100। ये हो गया 25, 10 से 5 से काट लो 50, ये हो गया 20, 50 है ना। हाँ ठीक है, और 0 से 0 कट गई। ये हो गया आपका 28, ये हो गया 2, यानी कि आ गया 56%। नहीं यार 56 थोड़ी आएगा, यहाँ कितना आएगा 14 × 2 × 2 अपॉन में 5 भी तो है। ओके ठीक है, हाँ तो ये आ गया 56 अपॉन में 5%। इतना आ गया नाइट्रोजन की परसेंटेज, 56 अपॉन में 5%। तो मैंने दोनों तरीके से आपको निकाल करके बता दिया भाई। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में लगता है थोड़ा सा टाइम, और भाई मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी और भी अच्छी है तो इसलिए मेरे को और थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ज़्यादा तो आपको और आसानी से हो जाएगा। बट कहने का मतलब ये कि यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन का होता है परसेंटेज निकालना कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं। अब आसान, अब तो कुछ नहीं बचा, केरियस मेथड बचा है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो केरियस मेथड की हम बात करते हैं। तो केरियस मेथड बेटा हैलोजन में स्पेशली निकाला जाता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, साथ में फॉस्फोरस और सल्फर। इन सभी एलिमेंट की जो हम परसेंटेज निकालते हैं उन सब मेथड को बोला जाता है केरियस मेथड। और कुछ नहीं है, जो हमने उसमें लेबिक मेथड के अंदर करा था वही काम हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को HNO3 और AgNO3 के साथ मिला करके AgX के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। AgX के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो AgX के अंदर अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखो करते हैं पता। सबसे पहले फ्लोरीन इससे नहीं निकाला जाता, और पता करते हैं क्लोरीन के बारे में। तो ओ शिट, मैंने यहाँ पर आपको पहले से ही करके दिखा दिया, बल्कि मैं करवाता। खैर देखो भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमने क्या करा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमने AgNO3 डाल दिया और हमारा क्लोरीन निकाल रहे ना, तो AgCl बन गया, AgCl का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है सर, अब मैं ये कह रहा हूँ जो हमने लेविंग मेथड के अंदर करा था, सिल्वर का जो मास होता है वो लगभग 108 होता है और क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो लगभग ये आ जाएगा 143.5 के आसपास। ठीक है, 143.5 के आसपास आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि अगर मेरे पास 143.5 ग्राम AgCl होता तो उसके अंदर 35.5, उसके अंदर मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में 35.5 ग्राम क्या होता, क्लोरीन होता। इसका मतलब 1 ग्राम अगर मेरे पास AgCl होता तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 35.5 अपॉन में
143.5 ग्राम, 143.5 ग्राम क्लोरीन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर मेरे पास बेटा W1 ग्राम AgCl मेरे को मिलता है तो मैं बोल सकता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में 35.5 अपॉन में 143.5 इंटू W1 ग्राम क्लोरीन होगा। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में परसेंटेज क्लोरीन निकालें तो गिवन मास कितना है बेटा, 35.5 इंटू W1 अपॉन में 143.5, ये तो गिवन मास हो गया। डिवाइड कर देंगे इसे किससे, टोटल मास से, इंटू कर देंगे 100 और हमारा परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकल करके आ जाएगा। देखो भाई 143.3 ग्राम के अंदर या 143.5 ग्राम के अंदर 35.5 ग्राम क्लोरीन, तो 1 ग्राम में इतने ग्राम क्लोरीन, तो W1 के अंदर इतने ग्राम क्लोरीन, तो बेटा आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखो तो क्लोरीन की अगर मैं परसेंटेज निकालता हूँ तो क्या होगा, अभी यही तो पढ़ा था हमने ऊपर, यही तो निकाला था फॉर्मूला 35.5 इंटू W1 अपन में ये। ऐसे ही बेटा ब्रोमीन के लिए निकालेंगे, ब्रोमीन के लिए क्या बन जाएगा, AgCl की जगह क्या बन जाएगा, AgBr बन जाएगा। सेम मेथड से, बिल्कुल सेम, खुद से करके देखना भाई, मजा आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने ब्रोमीन के निकालेंगे तो ब्रोमीन का फॉर्मूला बन जाएगा ये। देखो ऊपर ये क्लोरीन का मास लिखा हुआ है, क्लोरीन का मास लिखा है, तो यहाँ पे ब्रोमीन का मास लिख दिया। ऊपर ये AgCl का मास दे रखा है, तो देखो AgBr का मास कितना होगा, तो Ag का मास होता है लगभग 108, Ag का मास होता है 108 के आसपास, प्लस में 80 हो गया ब्रोमीन का मास, तो टोटल जो मोलर मास आ जाएगा AgBr का वो आ जाएगा 188। तो देखो हमने वो नीचे लिख दिया। W1 AgCl का मास, तो W1 यहाँ पे क्या आएगा, AgBr का मास अपॉन में W यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, W ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू में 100 कर देंगे। ऐसी बेटा इसी तरीके से आयोडीन का निकालेंगे। आयोडीन का तो आपको खुद को ही बताना पड़ेगा कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं। चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ, आयोडीन के लिए यहाँ पर आ जाएगा आयोडीन का मास। ठीक है, ये बहुत बेटा मेमोराइजेशन वाली क्लास है, इसके अंदर चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी, 4-5 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, रटना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, मैंने कोशिश करी है हालांकि कि आपको रीजन दूं कि हर चीज कहाँ से आई है, लेकिन फिर भी आप हर बार डेरिवेशन करके अपना आंसर नहीं निकालोगे, है ना, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर किसी चीज की डेरिवेशन करोगे, तो आपको चीजें याद ही करनी पड़ेगी। तो याद करने के केस में बेटा देखो केरियस मेथड दे रखा है, तो ब्रोमीन की आपको परसेंटेज निकाल रखी है, तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कैसे आई थी, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन के लिए ब्रोमीन का मास लिखा ऊपर, इनटू में कितना AgBr आपको मिला है, अपॉन में 188 AgBr का मास, इनटू में मोलर मास मतलब AgBr का, इनटू में ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, इनटू में 100 कर दो। 80 अपॉन W1 कितना मिला है बेटा, 0.12 यानी कि 12/100। ये हो गया W1 की वैल्यू, इनटू में 188 तो करना ही था, इनटू में W ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 15 गुना में 100, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 100 से 100 कट गया, 3 से ये 4 पे गया और ये आ गया 5, 5 से ये कट गया आपका 5 और 3 यानी कि 5 16, ये हो गया आपका 16 इंटू 4/188, इसे करते हैं 2 से काटते हैं, ये 2 बन गया, ये बन गया 9 और ये बन गया आपका 4, ये काटेंगे दोबारा से तो ये आ गया आपका 47 इंटू में 100, तो ये आ रहा है आपका आंसर 16 इंटू 100 अपॉन में 47, तो लगभग 1/3 यानी कि आपका 0.33 इंटू 100 के आसपास आएगा, यानी कि 33% के आसपास आपका जो आंसर है वो हो जाएगा। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन केमिस्ट्री बस आपकी यहीं पर खत्म हो गई थी जहां पर आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया था। जैसे ही आपने ये फॉर्मूला लगाया तो आपकी केमिस्ट्री हो गई थी समाप्त। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। केरियस मेथड के अंदर ब्रोमीन उसका निकालना आ गया, सेम बिल्कुल जैसे हमने केरियस मेथड के अंदर निकाला है। यहाँ पर हम HNO3 लेते हैं, H2SO4 के अंदर BaSO4 बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, BaSO4 बनाते हैं। इसके अंदर भी वही करेंगे कि बेटा देखो Ba का मास कितना होता है, बेरियम का मास कितना होता है, तो आंसर है भाई जो बेरियम होता है, हाँ याद करने की नीड नहीं है, आपको भी ये नीड नहीं है भाई, जो बेरियम का मास होता है बेटा वो होता है 137,
तो 137 बेरियम का मास हो गया, सल्फर का मास हो गया 32, ऑक्सीजन हो गया आपका 64। तो अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे 7 2 9 9 4 3 और यहाँ से आ गया आपका 7 2 9 और 4 13 का 3 हाथ से लगा 1, 6 3 9 और 1 10 और 3 13 का हाथ से लगा 1 भाई, ये हो गया 233। तो इसका मतलब ये था कि अगर आपने 233 ग्राम BaSO4 आपको मिला, इसका मतलब है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसके अंदर सल्फर कितना था, 32 ग्राम सल्फर था। तो अगर आपको W1 ग्राम BaSO4 मिलेगा तो जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर BaSO4 होगा कितना होगा, 32 अपॉन में 233 इंटू में W1, इतने ग्राम सल्फर होगा। और इसको अगर आपने डिवाइड कर दिया 32 इंटू W1 अपॉन में 233, इसको डिवाइड कर दिया किससे बेटा, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज ऑफ सल्फर मिल जाएगी। देख लो ये रहा, बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है। 32 इंटू W1 अपॉन में 233, ये हो गया बेटा सल्फर का मास। ये हो गया जो आपका रिएक्शन होकर के बन रहा है BaSO4 का मास। ये हो गया आपको कितना BaSO4 मिला है, और ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू कर दिया 100। यही तो कर रहे थे अभी, पीछे भी तो हमने यही करा है बेटा। क्लोरीन का मास इंटू W1 यानी कि AgCl का मास, मोलिकुलर मास किसका, AgCl का, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। यहाँ देखो सल्फर का मास इंटू में BaSO4 कितना मिला है अपॉन में BaSO4 का मास इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू 100। सेम तरीके से बेटा, सेम तरीके से हमने Mg2P2O7 बनाया, Mg2P2O7 बनाया। कैसे बनाया कोई मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2 फॉस्फोरस का मास हो जाएगा, एक फॉस्फोरस का मास होता है बेटा 31, तो 2 फॉस्फोरस का मास हो जाएगा 62 इंटू में जो आपको प्रोडक्ट मिला है, प्रोडक्ट क्या, Mg2P2O7 यानी कि इसको बोलते हैं मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, Mg2P2O7 मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट कितना मिला आपको, तो वो लिख दिया आपने W1 के अंदर अपॉन में मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूलर वेट। देखो मैग्नीशियम का होता है कितना, मैग्नीशियम का होता है, एक का होता है आपका 12 नहीं 12 तो एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका हो गया 24 यानी कि 48। 2 फॉस्फोरस का हो गया 62 और 7 ऑक्सीजन का हो गया 112, एक का होता है 16। तो ये हो गए 12 का 2 हाथ से लगा 1 4 6 10 10 और 2 12 का 2 1 यानी कि 222। तो आपने नीचे क्या लिख दिया, मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया Mg2P2O7 मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट इनटू में ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इनटू 100। वही काम करते आ रहे हैं जो पहले कर रहे थे भाई, कुछ भी नया नहीं है। फॉस्फोरस को निकालने का एक और मेथड है, फास्फोरस को निकालने का एक और मेथड है भाई, हम बनाते हैं ये बड़ा सा कंपाउंड। एग्जाम में आपको अगर ये वाला कंपाउंड देगा कि हमने केरियस मेथड के अंदर ये वाला कंपाउंड से फास्फोरस निकाली या ये वाला कंपाउंड बना इतने ग्राम, ये W1 ग्राम बना, W1 ये वाला कंपाउंड बना, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है, ये 12 वाला है ना, हाँ, तो इसका नाम होता है अमोनियम फोस्फोमोलिबिडेट। अमोनियम फोस्फोमोलिबिडेट इसका नाम होता है, अमोनियम फोस्फोमोलिबिडेट। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। तो अगर कहा कि W1 ग्राम आपको अमोनियम फोस्फोमोलिबिडेट या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख करके दे दिया, तब ये वाला फॉर्मूला लगा करके फास्फोरस निकाल लेना। अगर आपको बोला कि मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट W1 ग्राम बना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके अपना आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो सारे फॉर्मूलेज को हम क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं। ये वाली शीट बेटा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो इस तरीके की शीट आपको बनानी पड़ेगी, उसके अंदर ये सारे फॉर्मूले आपको लिखने पड़ेंगे। और ये वाले सारे फॉर्मूले लिख करके आपको क्या करना पड़ेगा, कई बार बैठ करके उन्हें याद भी करना पड़ेगा। हालांकि मैंने कोशिश करी है कि आपको हर फॉर्मूला आया कहाँ से वो बताऊं, लेकिन हर जगह पॉसिबल ऐसा नहीं होता। तो ये मैंने सारे फॉर्मूले एक जगह लिख दिए हैं, आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है और इन सारे फॉर्मूले को करना है याद। हर टॉपिक के ऊपर मैंने एक दो क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। वैसे मैंने सोचा था कि एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी करा दूं,
लेकिन लगभग क्लास 1 घंटे के आसपास की हो गई है, तो इसे कराएंगे तो और हमारी 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगी, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज की क्लास बेटा हम करते हैं यहीं पर समाप्त। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। और ये बता दीजिए कि सबसे अच्छा टॉपिक आपको कौन सा लगा और कौन सा टॉपिक ऐसा था जो बहुत कम समझ में आया। ठीक है, तो चलो, थैंक यू, नमस्कार।